और चलिए सबसे पहले जिस विषय की हमने बात की अपने आज के शो में, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा की, KYC, नो योर कस्टमर। जी हाँ, लंबे अरसे से इसको लेकर बड़ी दुविधाएं रही हैं। वक्त वक्त पर बहुत सारी जो हैं इसमें नए नए नियम आए और अब हम मान के चल रहे हैं कमोबेश हर व्यक्ति को इसके बारे में पता है, फिर भी हम इस पर रोशनी डालेंगे। और इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वो इसलिए पड़ी है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने KYC सिस्टम को सिंगल विंडो पोर्टल पर लाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री के मुताबिक KYC को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिसका इस्तेमाल अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कर सकेंगे। यानी एक KYC इस प्लेटफॉर्म से, इस पोर्टल से हो गया तो बाकी जगह बार बार KYC करवाने की या उसकी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता ना पड़े। इस सिस्टम के लागू होने के बाद लोगों को KYC के लिए बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार एक ही प्रक्रिया दोहरानी नहीं पड़ेगी और इससे जाहिर है उनका समय भी बचेगा, उनकी माथापच्ची भी कम होगी। जानिए आखिर क्या होंगे सिंगल विंडो सिस्टम और इसका फायदा क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और वन नेशन वन KYC की ये जो चर्चा है वो कितनी फिजिबल है, ऑनलाइन सेवाओं के लिए KYC क्यों जरूरी है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ रूंगटा सिक्योरिटीज के CEO हर्षवर्धन रूंगटा साहब हैं। हर्षवर्धन रूंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। हमारे साथ Stockify.in के फाउंडर अभिजीत चौकसी साहब भी हैं। अभिजीत, आपका भी ET नाउ स्वदेश में और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की इस खास चर्चा में बेहद बेहद स्वागत। हर्षवर्धन साहब, जो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली साहब, वन नेशन वन KYC और बहुत सारी चीज़ें होंगी, सहूलियत होगी, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो आज हमें देख रहे होंगे उनमें बहुत होंगे ऐसे जो हम ये मान के चलते हैं कि वो KYC की जो पूरी बात है उसको अभी भी उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो ज़रा बताएं KYC है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? प्रशांत, आपने बहुत अच्छी तरह इंट्रोडक्शन दिया कि ये जो सिस्टम है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स या कोई भी इंडिविजुअल हैं उन्हें इतनी दिक्कतें आ रही है, उन्हें कितनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन्हें KYC बार बार करना होता है। तो जो आपका सवाल है कि KYC है क्या, तो जैसे आपने कहा कि ये नो योर कस्टमर, अभी आप मान लीजिए बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो PMLA गाइडलाइंस के अंदर में ये मैंडेटरी है कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपसे बेसिक आइडेंटिफिकेशन और पैन कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपसे ले और आपका एड्रेस और आपका आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाए। तो KYC डॉक्यूमेंट जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो ऑफकोर्स आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में मांगा जाता है, आपके ID प्रूफ मांगा जाता है, जो आप पैन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं या कोई और एड्रेस प्रूफ देते हैं, और साथ में आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह आप जमा करते हैं। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ हो गया जो आपने बैंक में खाता खोलने के वक्त आपको दिया है। अब बैंक्स को एक और रिक्वायरमेंट है कि वो हर 6 महीने से उन्हें ये चीज को वेरीफाई करना है कि कोई भी बदलाव हुए हैं उनको KYC करना है। मान लीजिए कि कोई भी अगर बदलाव हुए हैं तो वो एक अकाउंट होल्डर उन्हें जमा करके बताएगा। अगर कोई बदलाव नहीं हुए हैं तो वो एक डिक्लेरेशन दे दे कि मेरे जो पुरानी KYC डिटेल्स हैं वो सही हैं, और अगर कोई चेंजेस हुए तो नए उन्हें अपडेट करने होंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो एक कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग का कोई भी सिक्योरिटीज अकाउंट खुलवाना है, उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है, NPS अकाउंट खोलना है, तो ये सारे जगह ये KYC की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होने की बात की जा रही है कि अब अगर एज एन इन्वेस्टर मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा हूं तो मुझसे बार बार ये डॉक्यूमेंट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन मांगी जा रही है। आज की तारीख में भी प्रशांत आपको बता दूं, ये प्रोविजन है, CKYC का एक प्रोविजन है जहां पे आपको अलग अलग जगह पे नहीं जाना है, लेकिन इतना इफेक्टिवली आउट ऑफ सेबी परव्यू में, जो सेबी के अंदर इंटरमीडियरीज हैं उनमें तो अच्छी तरह यूज हो रहा है, लेकिन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ने अभी तक वो डेटा सेंट्रल डेटाबेस में शेयर नहीं किया। तो सेरसाई करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने KYC ये सुपरवाइज करती है पूरी KYC के सिस्टम को, और इनके अंडर में 6 KRA है, 6 KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप KYC करते हैं, और सेरसाई के डेटाबेस में भी आप CKYC का डेटा अपलोड करते हैं। जब आपका CKYC हो जाता है तो आपको एक 14 अंक का एक नंबर दिया जाता है, 14 डिजिट आपको नंबर दिया जाता है।
होना ये चाहिए कि आज मान लीजिए मेरा CKYC हुआ है और मुझे 14 डिजिट मेरा नंबर मिला हुआ है। अब ये नंबर लेके मैं बैंक के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये मेरा नंबर है, KYC हुआ है, आप मेरा अकाउंट बिना कोई मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे आप ये अकाउंट मेरा खुल खोल के दे दीजिए, और आपको जो KYC की डिटेल्स चाहिए वो ये नंबर से आप फेच कर लीजिए CKYC के सेंट्रल डेटाबेस में से। होना तो ये चाहिए। अब मैं जाता हूँ NPS अकाउंट खुलवाने, तो वही मुझे करना है। मैं जाता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने, करना मुझे यही है, हालांकि हो नहीं रहा है। तो यही चीज को वित्त मंत्री जी ने कहा है और FSDC ने भी एम्फेसाइज किया है कि ये जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है उसको क्यों नहीं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसको अब क्योंकि हाईएस्ट ऑफिस से इतना अटेंशन दिया जा रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि डिजी, और उन्होंने ये भी कहा है कि डिजी लॉकर और आधार बेस को भी बना के ऑनलाइन KYC का भी प्रोसेस थोड़ा आसान किया जाएगा। तो अभी आई एम श्योर कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर्स क्या है वो रोल आउट होंगे। और क्योंकि अटेंशन एकदम टॉप ऑफिस से है और प्रायोरिटी बेसिस पे लगाया इसको दिया गया है, बजट में अनाउंसमेंट होके किया है, आई एम वेरी श्योर कि इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट अभी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही यही सबकी चाहत भी है और यही सबकी मंशा भी है कि आज के दौर में जब चीज़ें इतनी सहूलियत भरी हो रही हैं और इंफॉर्मेशन और बाकी चीज़ों का जो एक्सेस है वो एक तरह से उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन सब के बीच में ग्राहकों की सुविधा का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो हम यही मानते हैं कि साहब हम एक बार हमने उस प्रक्रिया को अपना लिया, हमने अपनी जानकारी और उस पे जो भी हमारा वेरिफिकेशन है वो सब हो चुका है, तो फिर बार बार आखिर इस प्रक्रिया को दोहराना क्यों पड़ता है, बार बार इसी प्रक्रिया से गुजरना क्यों पड़ता है। अभिजीत, आप इसे कैसे देखते हैं? और हम ये भी देखते हैं कि कई बार साहब बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो ग्राहकों की आती हैं और हम तक भी पहुंचती हैं कि KYC करा लिया है और शायद कंपनी की ओर से उस KYC के दोबारा वेरिफिकेशन या कोई मियाद जो होती है या सीमा होती है उसको अगर वो पूरा नहीं कर पाते, दोबारा वो KYC नहीं करा पाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और ये माना जाना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि KYC एक बार होने के बाद और बाकी वेरिफिकेशन होने के बाद कम से कम ग्राहकों को इस झंझट से बार बार परेशान ना किया जाए? एब्सोल्युटली। सो जो एक चीज हमेशा कंप्लेन जो मैंने नोटिस करी थी, जो प्री डिजिटल एरा आ रही थी, कि इन जनरल जो भी प्रोसेसेस है उसमें एफिशिएंसी की कमी है। तो आधार के आने के बाद एक सेंट्रलाइज आइडेंटिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई गेस KIC का भी मुझे जितना याद है, जब तक पेटीएम का शुरुआत में जब आया था, तो उनकी मैन पावर लगी होती थी ऑलमोस्ट रेलवे स्टेशन से लेके बहुत सारी जगहों पे। आपने देखा होगा कि वो एक बंदा खड़ा हो रहता था आपकी KYC के लिए, एंड इट वाज अ वेरी कम्बरसम इशू कि इतने सारी मैन पावर यूज हो रही है। अब आई गेस ये डिजिटल KYC आने के बाद एटलीस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, जो फ्रिक्शन जो पहले हम देख रहे थे हर जगह पे वो कम होगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और जैसे आपने बोला कि जो एक अनोइंग सा रिपीटेटिवनेस का प्रोसेस था वो एटलीस्ट अब हट जाएगा। नहीं कही। रूंगटा सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि क्या हो अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड कोई बाय किया और उसे बाय करने के बाद उसने बाकी प्रक्रिया अपनाई और तब वो सारी चीज़ें एक्सेस हुई, और एक वक्त के बाद शायद KYC वेरीफाई ना होने की वजह से वो बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अपने जो अगर उसे लिक्विडिटी की ज़रूरत है या उसमें बाकी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि उन्हें उन्हें सेम पैन नंबर पे अगर वो लॉग इन करते हैं तो उन्हें OTP तक रिसीव नहीं होता है और वो बड़ी इस तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो जी हाँ, जो प्रशांत, एक बात सिंपल है कि मान लिया आपने म्यूचुअल फंड का जो एग्जांपल लिया कि आपने जब इन्वेस्ट किया और आपने KYC का प्रोसेस शुरू किया, तो आपका मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गया और KYC वेरीफाई नहीं हुआ, तो आप पैसे रिडीम नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह आपको KYC का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे तब आप पैसे रिडीम कर पाएंगे। सेम वे में आपके अगर डीमैट अकाउंट में अगर आपका KYC वेरीफाइड नहीं है, मान लीजिए पुराना अकाउंट आपने पहले कभी खोला था और उसके बाद KYC आपने अपडेट नहीं किया जो डेडलाइन थी, तो आपका डीमैट अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होता। तो एक चीज आपको मान के चलनी है, हर एक इंसान से ये लागू होती है कि KYC बहुत इंपॉर्टेंट है।
केवाईसी को आप लाइटली नहीं ले सकते, और केवाईसी अपडेट रखना ये एक इन्वेस्टर की खुद की जिम्मेदारी है। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई है प्रशांत, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी केवाईसी का मैकेनिज्म अभी भी इफेक्ट लागू है। ऐसा नहीं है कि सी केवाईसी का सिस्टम नहीं है और कोई नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। एक टेक्निकल इशू ये है कि मान लीजिए आपने अपना सी केवाईसी करवा रखा है, और आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना केवाईसी करवाया था जिसमें सी केवाईसी हो गया। अभी आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास जा रहे हैं या डीपी के पास जा रहे हैं, और उनसे आप कह रहे हैं कि मुझे ये सी केवाईसी नंबर दे रहा हूँ, आप मेरा केवाईसी डिटेल्स फेच कर लीजिए, मैं आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब वो डीपी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपी पे दे दी गई है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक ब्रोकर्स पे दे दी गई है कि जब आप कोई भी अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं या अकाउंट खोल रहे हैं, उस समय केवाईसी की डिटेल्स जो इन्वेस्टर की है वो अप टू डेट है कि नहीं, वो जिम्मेदारी आपके डीपी और ब्रोकर पे दी थी। अब वो वेरीफाई करने के लिए वो इन्वेस्टर से फिर से डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला नहीं, तो उन्हें कैसे पता कि अपडेटेड है कि नहीं। और ये रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता ये बोल के कि ये अपडेटेड नहीं है, अगर तो आपको उसे अपडेट करनी है। तो अगर किसी को अपडेट करना है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने ही वाला है वेरीफाई करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो सेंट्रलाइज केवाईसी का था, जब आपने ओनर्स वेरिफिकेशन का एक इंटरमीडियरी पे दे दिया, तो वो रिस्क लेने ही नहीं वाला अपने आप से, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगने वाला है। तो आई थिंक ये एक टेक्निकल इशू है जिसको बदलाव करने की जरूरत है, जहां पे आप ये कहें कि मैं एज एन इन्वेस्टर जाके मेरा सी केवाईसी डेटा अपडेट किया हूं, अब उसमें कुछ भी बदलाव होता है इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टर की है, ना ही कि वो उस इंटरमीडिएट की। और अगर आपने इंटरमीडिएट पे डाला तो वो आपसे डॉक्यूमेंट फिर से मांगने वाला है। अगर आपने इन्वेस्टर पे दिया तो एज एन इंटरमीडिएट क्या कहते हैं कि जो डेटा अपडेटेड है, लास्ट अपडेटेड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैं फेच करके आपका अकाउंट खोल देता हूँ। तो ये टेक्निकल इश्यूज आपको देखने होंगे, आप जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हो, और वो जिम्मेदारी अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसे आप पेनल्टी लगा रहे हो, तो नोबडी विल टेक दैट चांस। तो ये सारी चीजें हैं टेक्निकल ऑपरेशनल इश्यूज, जिसको अगर सॉर्ट आउट होता है, जो आपका सवाल बेसिक है कि भाई अल्टीमेटली मुझे सुविधाएं नहीं मिलेगी अगर मैं केवाईसी अपडेट नहीं करता हूं, तो यस सुविधाएं नहीं मिलेगी और उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि पीएमएलए गाइडलाइंस के अंडर में केवाईसी अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पैसे विड्रॉ करने नहीं मिलेंगे। एक थोड़ा सा साइड ट्रैक लेता हूं मैं आपको बताने के लिए कि पैन और आधार लिंकिंग ये भी मैंडेटरी किया गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। ये भी जरूरी है, आपको 1,000 रुपए पेनल्टी लगेगी, अभी का सरकार आपसे फीस लेगी वो चीज का, लेकिन आपको करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो डेडलाइन के बाद में आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझने होंगे क्या है। आपके बैंक अकाउंट्स में आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। सो स्मॉल थिंग्स टू से, समरी में एक ही चीज कहूंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है मैंडेटरी है अंडर पीएमएलए, आपको ये करना है, और आप अगर नहीं किए हैं अपडेट अभी तक तो प्लीज जाके अपडेट करिए। एक और चीज, ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप अपडेट करें, ताकि आपके अगर कोई भी कम्युनिकेशन आता है और आपका पुराना एड्रेस अपडेटेड है, तो सारा कम्युनिकेशन अगर फिजिकल फॉर्म में है तो वो पुराने एड्रेस पे जाएगा, तो आपके खुद के इंटरेस्ट में है। और ये शुरू कहाँ हुआ ये सारा टॉपिक, ये अनक्लेम डिपॉजिट्स को लेके, तो 35,000 करोड़ पूरे सिस्टम में बोलते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट है। तो क्यों है? क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी अपडेटेड नहीं है, एड्रेस अपडेटेड नहीं है। तो आई थिंक इट्स गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो कि ये काम करवा लें खुद से वो। ये काम पहले करा लीजिए। और अब मेरा सवाल अब जीत आपसे है कि जिन्होंने शायद जैसे हम कहते हैं कि जब भी कोई नियम आता है या कोई प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, तो कई बार हमारी भी अनदेखी की वजह से वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए फिर क्या तरीके हैं? अगर मैंने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, मैंने बस शुरुआत में जब मैंने म्यूचुअल फंड या जो भी ट्रांजैक्शन किया उसमें तमाम चीज़ें देखी और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, पैसे अभी कट भी रहे हैं, लेकिन मैं बाकी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, और ख़ासतौर पर रिडीम अगर मुझे करना है वो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा केवाईसी का जो प्रोसेस है वो वेरीफाई नहीं है। तो फिर अब उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन प्रक्रिया है? ज़रा उसके बारे में बताएं। राइट, जैसे आपने सही बोला कि रिडेम्पशन के टाइम पे मेजर इशू आ सकता है अगर किसी का केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो डेफिनेटली जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो आई गेस इस सिस्टम के आने के बाद आप इजीली एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रिडेम्पशन, एटलीस्ट आपका केवाईसी कंप्लीट हो रहा है तो वो आपको रिडेम्पशन में एक रिलीफ मिल जाएगा। एंड मैं हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो एडवाइजरी में, तो उनको भी हमें एज सेबी का रूल है कि उनका भी केवाईसी कंपलसरी है। तो ऐसे हर सर्विस के लिए अलग अलग केवाईसी
कर रहे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। तो स्पेशली म्यूचुअल फंड का जैसे आपने बोला, तो इसमें एक बार अगर आपका अप टू डेट है केवाईसी, तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर रिडेम्पशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटा मोटी बात यही है कि साहब केवाईसी ज़रूरी है। आने वाले वक्त में ये प्रक्रिया और आसान हो जाएगी एक पोर्टल के जरिए, वन नेशन वन केवाईसी की व्यवस्था। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं है तब तक आपको जो भी व्यवस्था अभी बनाई गई है उसी के जरिए अपनी केवाईसी को करा लेना चाहिए। नहीं तो क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की वो आपको रोशनी हमने डाली। चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर चलते हैं। अंकित नैनवाल हमारे पहले कॉलर हैं और इनका सवाल जो है वो है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे चुनें, और उम्र इनकी 39 साल है और बाकी और भी इनके सवाल हैं। तो अंकित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित पूछिए अपना सवाल। हर्ष सर, ये सवाल आपके लिए। नमस्कार सर, मैं अंकित नैनवाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मंथली में लगभग 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता हूँ। एक है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप, देन कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड देन एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। देन अभी मेरा एक डाउट ये था कि अगर इन केस इन माय एब्सेंस अगर नॉमिनी को क्लेम करना हो तो क्या वो क्लेम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में करना पड़ेगा उसे, या एक सिंगल फॉर्म, या कोई ऐसा रास्ता है कि एक सिंगल फॉर्म से ही पूरा क्लेम हो सकता है? बिल्कुल हर्ष सर, मुझे लगता है कि बड़ा ही इनका सीधा सवाल है, और सवाल है कि कैसे नॉमिनी को आसानी से पैसा मिलेगा, और क्या क्लेम करने के लिए उन्हें हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनानी होगी या कोई एक तरीका है? बताएं आखिर क्या होगा इनको जवाब। कि जी हाँ, तो एक्चुअली जो पहला स्टेप ये है कि इन्होंने एक चीज को तो क्लियर कर दिया है कि इसमें इनके इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी है। तो पहला लेसन कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशन है कि नहीं वो चेक करें। सो ये तो मैं जेनरिकली बता रहा हूँ जो भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है, और वो चीज अगर अपडेट करना भी जरूरी है। तो मान लीजिए आपने पहले किसी और को नॉमिनेट किया है तो चेक करिए कि वो नॉमिनी आपको रखना है, कि वो खुद नॉमिनी बाय देमसेल्व्स आर अलाइव और नॉट, और आप नॉमिनेशन अपडेट करें। तो पहली बात तो ये हो गई। जो अंकित का सवाल था वो ये है कि इन्होंने 3 अलग अलग फंड हाउसेज में इन्वेस्ट कर रखे हैं, और अगर ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें नॉमिनी को क्या करना होगा। तो यस, यूनिट होल्डर की जब डिमाइस हो जाती है उसके बाद में आपको स्पेसिफिक फंड हाउस के साथ उनकी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करनी होगी। तो अगर इनके पास 3 स्कीम्स हैं, 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के साथ हैं, तो नहीं उनके नॉमिनी को ये तीनों एएमसी के साथ में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको तीनों के साथ अलग अलग फुलफिल करनी होगी। जो इनका दूसरा सवाल था कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे आप एक ही फॉर्म भरें और सारी ट्रांसफर हो जाएं। तो वेल, ये इन्होंने खुद अपने सवाल में भी लिखा था कि अगर ये डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और डीमैट में यूनिट्स लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उनके एक ही डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं, और उसी डीमैट अकाउंट में जो नॉमिनी है वो जब नॉमिनी अपने ट्रांसमिट कर लेते हैं सारे डीमैट की सारी होल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या जो भी बाकी उनकी होल्डिंग्स है डीमैट में, तो सारा एक लेवल पे हो जाता है। सो अगर वो डीमैट के रूट से बात कर रहे हैं कि एक डीमैट में नॉमिनेशन होने से सारी होल्डिंग्स का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, तो जी हाँ, सवाल का जवाब है हाँ। अब ये है कि सिर्फ नॉमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डीमैट में यूनिट्स ले रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, जो हमने पहले भी बहुत अलग अलग शो से बात की है, कि डीमैट में यूनिट्स लेनी चाहिए कि आपको लीव द यूनिट्स विद द फंड हाउस। वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ही, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट आता है इंस्टेड ऑफ यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में होना। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि सिर्फ ट्रांसमिशन का प्रोसेस को समझने की वजह से, आई मीन सिंप्लीफाई करने या एक सिंगल पॉइंट पे देखने की वजह से आप डीमैट में यूनिट्स ना लें। इट इज फार मोर बेटर टू हैव यूनिट्स इन नॉन डीमैट फॉर्म। ऑब्वियसली अलग अलग कारण है जो हम आज शायद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में यूनिट्स होना ज्यादा बेटर है, और जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको अलग अलग फंड हाउस के साथ करना होगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि अंकित आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है सोशल मीडिया के जरिए। हेमंत बगरिया हैं और इनका सवाल है कि
बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश का प्लान बना रहे हैं। 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश के लिए पहले से ही 4 फंड में 13,000 की SIP है और बाकी इनके जो क्वेरीज हैं वो अभिजीत जी आपको भेजी जा चुकी हैं, तो बताएं इनको क्या होगा जवाब। राइट, सो सबसे पहले बेस्ट पार्ट इनके सवाल का मुझे ये लगा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है। तो मैं भी वही इंसिस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 15 इयर्स का अगर होराइजन है तो स्पेशली इक्विटी लेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि म्यूचुअल फंड इक्विटी रहता है तो उसमें उतना होराइजन तो उतना रहना ही चाहिए मिनिमम। एंड फिर उन्होंने जो 4 फंड शेयर करे तो मुझे लगता है कि वो वेल डाइवर्सिफाइड है फंड मैनेजर एज वेल एज मल्टी कैप के हिसाब से। उनको मैं एक सजेशन ये करूंगा कि उनको अगर और एक फंड ऐड करना है तो वो डिविडेंड कैटेगरी के जो फंड आते हैं तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं। एंड अगर 13,000 की SIPs उन्होंने चालू रखी तो एंड कंसिडरिंग रीजनेबल रिटर्न ऑफ लेट्स से 14.5 और 14% जो कि एक डायनामिक एलोकेशन का रिजल्ट हो सकता है ओवर दिस पीरियड, तो उनकी कैपिटल ऑलमोस्ट 1 करोड़ 97 लाख जितना अगर वो कंसिस्टेंटली करते रहे तो एट द एंड ऑफ 20 इयर्स उनके ये कैपिटल राशि जमा हो सकती है। एंड या उनके फंड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनको DSP एक स्मॉल कैप का जो फंड है वो भी वो ऐड कर सकते हैं इन द ओवरऑल एलोकेशन। बाकी मेरे हिसाब से सब सही है उनकी जो भी चॉइसेस है फंड्स की वो। ठीक है, तो हेमंत जी आपको खास सलाह मिल गई और चलिए सवालों के सिलसिले को आज हमें यहीं रोकना होगा और अब हम रुख करते हैं आज के हमारे खास सेगमेंट निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्षवर्धन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है। हम अंकित के क्वेश्चन से ही एक सलाह लेंगे, उसमें एक सीख लेंगे रादर। वो ये है कि हमने हमेशा कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़ें। एक कारण ये है कि अभी देख लीजिए, अगर कुछ भी होता है अगर यूनिट होल्डर को, तो उनके नॉमिनी को इतनी सारी प्रोसेसेस पूरा कंप्लीट करके वो अननेसेसरी बर्डन आप उन पे डाल रहे हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन नाम पे बता दूं कि एक स्कीम में जब आप पैसे लगाते हैं वो स्कीम करीबन 30 to 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो आपको एक ही तरह की अलग अलग स्कीम्स लेके कोई रियल फायदा नहीं होने वाला। एट अ पोर्टफोलियो लेवल ऑल्सो अगर आप 5 या 6 स्कीम में टोटली इन्वेस्ट करें, हर एक कैटेगरी की एक स्कीम ले भी लें तो काफी है। आपको डाइवर्सिफिकेशन नाम पे उससे ज्यादा स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। सो गुरु मंत्र यही है, डू नॉट एड टू मेनी स्कीम्स इन योर पोर्टफोलियो। बहुत सारी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़े और अपने आप पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और अपने नॉमिनी पे अननेसेसरी बर्डन ना डालें। बिल्कुल, तो ये है हर्षवर्धन सर का गुरु मंत्र आपको। और अभिजीत आप बताएं आपके गुरु मंत्र क्या है। करेक्ट, सो जो फर्स्ट चीज है जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि काफी लोग क्या क्वेश्चन लेके पूछते हैं कि यार मुझे एक लमसम अमाउंट डाल देना है और बस फिर उसको 10 या 15 साल के लिए होल्ड करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रादर देन अ लमसम अमाउंट हम एक कंसिस्टेंट SIP राउट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें उसका बेनिफिट क्या है कि जो रिटर्न्स है वो इवन आउट हो जाते हैं, मतलब एवरेज आउट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5,000 की सिंपल SIP भी कर रहे हैं शुरुआत के दौर पे, तो उसका इम्पैक्ट हमें शुरुआत के 5 साल में नहीं दिखेगा, बट ऑलमोस्ट आफ्टर 5 इयर्स अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमने बनाया है, जैसे हमने आज डिस्कस किया कि 30% लार्ज कैप, 30% इन मिड, 30% इन स्मॉल एंड 10% डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर या डिविडेंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड की SIP, तो 5 इयर्स के बाद एक दिन का जो मूवमेंट आएगा वो हमारी एक SIP के बराबर होगा। एंड दूसरा मेरा गुरु मंत्र ये रहेगा कि पैसा जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है कि अगर आप आज मुझे बचाओगे तो मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। बिल्कुल, तो ये आज के निवेश के गुरु मंत्र आपको, और उम्मीद है कि ये गुरु मंत्र आप गांठ बांधकर आजमाएंगे अपनी जिंदगी में। शुक्रिया करेंगे हर्षवर्धन सर आपका। इसके साथ ही अभिजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए, अलग अलग पहलुओं के लिए, खास विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी कविता थपलियाल बताएंगी क्यों ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज घटा है, क्यों लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद ये खास चर्चा देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।